नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयर्स पीडिया पर। आज का तारीख है 3 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। बिल्कुल सही बात है, मानसिकता ही सर्वश्रेष्ठ को बाकियों से अलग करती है। अगर आप माइंडसेट कर लिए हैं कि नहीं हमें सक्सेस होना है, तो फिर आपको ना ऑटोमेटिकली ये माइंडसेट हो जाएगा कि अगर आप माइंडसेट फुल मतलब पूरा प्लानिंग के साथ कर लिए कि हमको अलग करना है, हमको सक्सेस बनना है, तो फिर आप अलग हो जाएंगे बाकियों से। जैसे कंपटीशन होता है ना, तो उससे अलग हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले माइंडसेट को बनाइए कि हमें करना क्या है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे अलग से बाकियों से। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1 जून को। आपको मालूम होगा कि वर्गीज कुरियन जी का भारत में मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन जी का ऑपरेशन फ्लड, जो कि मिल्क से रिलेटेड है। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना। 1 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यह दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। खाद्य एवं कृषि संगठन, देखो FAO है ना, इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है ना। 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी, है ना। पहली बार 2001 में मनाया गया था। वैश्विक भोजन के रूप में दुग्ध के महान महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। और इस बार का थीम भी वही है। आप देखिए, दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने, ये इस बार का थीम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और पहली बार 2001 में मनाया गया था, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो FAO बताएं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है ना। अब देखिए, कुछ जैसे दुग्ध उत्पादन से बात आया, तो उत्पादन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत। ठीक है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास। ठीक है, वो कौन सा है? गुजरात। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। और जूट भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ये याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग, जैसे अब फसल की बात आई है तो फसल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 3 प्रकार का फसल होता है, रबी फसलें, और उसके बाद जायद भी होता है और खरीफ भी होते हैं। तो रबी फसल बोने का समय, ठीक है, बोने का रबी फसल जो है सर्दियों में बोया जाता है, आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में, और इसका कटाई जो है वो वसंत में हो जाता है। वर्षा की आवश्यकता, रबी फसलें में सूखे उगाई जाती है, उन्हें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, रबी फसलों में उदाहरण कौन कौन सा है? जैसे गेहूं, जौ, राई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मसूर और चना दालों में, और सरसों और आलसी, ये देखिए सरसों और आलसी, ये सब जो है रबी फसल है। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया या चना हो गया। ठीक है, ये सब जो है दाल जो है, ये सब रबी फसल है, ये याद रखिएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो आपको रबी फसल ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो खरीफ फसल, इसका बोने का जो है, खरीफ फसल मॉनसून के समय में बोया जाता है, यानी कि आमतौर पर मई की शुरुआती में। ठीक है, और कटाई का जो ये है, कटाई लगभग सितंबर में हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है। वर्षा की आवश्यकता जो है इसमें निर्भर करती है कि कैसा है उसके हिसाब से। ठीक है, खरीफ का इसका जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप्स का, वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और कपास। ये याद रखिएगा। ठीक है, ETC, ये है खरीफ क्रॉप्स, तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जायद का क्रॉप्स कौन कौन सा होते हैं? तो जायद क्रॉप्स में देखिएगा, इसमें
फसलें जो है जायद में आलू हो गया और तिलहन हो गया। तिलहन के लिए फसलें जैसे कि सोयाबीन और सूरजमुखी, ये सब जायद क्रॉप्स है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है और सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है। खरीफ फसलें मानसून क्षेत्र में बोई जाती है और वर्षा के समय और मात्रा पर प्रभावित होती है। जायद फसलें गर्मी के समय में बोई जाती है, जैसे जायद जो है वो अभी बोया जाता है मई जून में, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आपको कितना सारा, अब एक ही हम लोग खाली डिस्कशन किया है अभी कि 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले अब दुग्ध आया तो उसका उत्पादन राज्य भी हम लोग देख लिए, उत्पादन देश भी देख लिए, और उसके साथ साथ हम लोग और अन्य भी फसल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए जो आप लोग जानते होंगे कि ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 जून को और क्या कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए तो 1 जून को तो विश्व दुग्ध दिवस मना लिए। अब इसका इंग्लिश में भी थीम थोड़ा देख लीजिएगा, सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड, ये इस बार का थीम है। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, चंचल पालन पोषण का वादा, ये इस बार का थीम है वैश्विक माता पिता का दिवस का, ठीक है। ये 2 जून को इटली की गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है 2 जून को। और इस बार का थीम क्या है, आगे की ओर देखना, ठीक है, आगे की ओर देखना, ये इस बार का थीम है, ठीक है, 2 जून का। अब यहाँ पे 2 जून को ही और भी दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जो तेलंगाना राज्य है ना उसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। 3 जून को क्या मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये याद रखेगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में NIMHANS बेंगलुरु ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है ये WHO के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, WHO के द्वारा अभी दिया गया है, ये याद रखिएगा। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही इसको चलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो NIMHANS जो है बेंगलुरु ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। WHO जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इसका फुल फॉर्म है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी और बधाई भी दिया। उन्होंने इस पुरस्कार को समावेशी स्वास्थ्य सेवा में भारत के प्रयासों की मानवता बताया। यह पुरस्कार ऐसे समय में आया है जब NIMHANS अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट से भी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको क्या बोल देंगे, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन AIIMH की 17वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, ये याद रखिएगा, अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संगठन का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य संगठन के बारे में, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2019 में WHO द्वारा दिया गया था, ठीक है। यह उन व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। इस वर्ष NIMHANS को मानसिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए मान्यता दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि WHO है क्या। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग WHO भी कहते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना का महामारी घोषित कौन किया था, कोरोना का महामारी घोषित करने वाला भी WHO ही है, ठीक है।
कोई भी बीमारी महामारी है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो WHO करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य का उच्चतम संभव स्तर का उपलब्ध कराना, यानी कि सभी देशों में ये दिखता है कि कौन सा देश में सभी लोगों को सही उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और WHO में अभी 193 देश सदस्य है, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अभी इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो है टेड्रोस एधनोम, ये याद रखिएगा, टेड्रोस एधनोम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार, इसकी आयोजन जो है 2014 में पहली बार किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास करके इसको मनाया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता के आदर्शों का पालन करते हैं और समाज में सामाजिक न्याय, समरसता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान करते हैं, इसीलिए ये दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार का मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मानित करना, ठीक है। इसमें जरूरी है व्यक्ति को भी मिल सकता है, संस्थान को भी मिल सकता है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। इस पुरस्कार को विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है जैसे कि शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, शांति और सामाजिक सेवा, ठीक है। इसका उद्देश्य है नेल्सन मंडेला के आदर्शों को जीवन में अमल करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रोहिला हला मेंडल पुरस्कार हर 5 साल में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है और इसमें से एक पुरुष और एक महिला को दिया जाता है, ठीक है। यह मानवता के लिए उनकी समर्पित सेवा के सम्मान में भी दिया जाता है और न केवल मानवता का, आपको बता दिया, बहुत सारा शिक्षा का क्षेत्र में, शांति का क्षेत्र में भी दिया जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु में यह सब दिया हुआ है कि किसको पहले मिला था नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है, यह डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया गया था। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था रुमाना सिन्हा सहगल को, ठीक है। ये जो है हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक उद्यमी बनी थी, उनको ये दिया गया था, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कि नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आया है क्या? तो देखिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है, तो ये किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए मानवीय सेवा के लिए दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए, और नेल्सन मंडेला जी का अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा जाए तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नेल्सन मंडेला जी का जन्म दिवस है, उनके यादगार में, है ना। तो 18 जुलाई भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 18 जुलाई, ठीक है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपको मिला हुआ नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, NIMHNS यानी कि इनको मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को, इसको ये अवार्ड मिला है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाल ही में किस IIT ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी IIT हैदराबाद के साथ ये जो है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS का लिए कोलैबोरेटिव एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, IIT हैदराबाद, ठीक है ना। यानी कि अब विश्व स्तरीय जो ट्रीटमेंट है वो हमारे सैनिकों को मिल पाएगा, ठीक है। अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, साइन किया गया है। समझौते ज्ञापन पर सशस्त्र बल शिक्षा सेवा के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और IIT हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर BS मूर्ति ने हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य है नवीन चिकित्सा उपकरणों के विकास में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा चीज तो इसमें दिया हुआ है। ड्रोन आधारित रोगी परिवहन, टेलीमेडिसिन क्या होता है? जो ऑनलाइन हम लोग कंसल्टेशन लेते हैं, दैट इज नॉन एज टेलीमेडिसिन। नवाचार, चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग और नैनो टेक्नोलॉजी में
प्रगति सहयोग के मुख्य क्षेत्र पर होंगे। आईआईटी हैदराबाद के जैव प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और जैव सूचना विज्ञान विभाग आवश्यक तकनीकी विशेषता प्रदान करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा, सारे चीज़ इसमें बता दिया गया है। ठीक है, चलिए ये देखिए, आईआईटी हैदराबाद एंड आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कोलैबोरेशन फॉर द रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें रिसर्च भी किया जाएगा, ट्रेनिंग भी आपको बताया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेज, सैनिकों को वर्ल्ड क्लास इलाज, ये देखिए रक्षकों को रक्षक, ये आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएचडी छात्रों के लिए बेमरेन पहल शुरू की है? तो ये जो बेमरेन पहल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये शुरू किया गया है, BIMREN, बेमरेन इनिशिएटिव फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, है ना। इस इनिशिएटिव में क्या होगा कि जो भी इस इनिशिएटिव में देश जुड़े होंगे उसमें आसानी से कोई भी मतलब डॉक्टरी का पढ़ाई करने जा सकेगा। ठीक है, अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर है, ये याद रखिएगा, एस जयशंकर। ठीक है, एस जयशंकर। देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार ने पीएचडी छात्रों के लिए बेमरेन जो पहल शुरू की है, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOPIGO एक संयुक्त पहल है, IGO। ठीक है, यह बिम्स्टेक देशों के शोधकर्ताओं और अनुसंधान संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग करके नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास को सुविधाजनक बनाएगा। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी को सुविधाजनक बनाएगा। यह बिम्स्टेक देशों के पीएचडी छात्रों को भारत में डॉक्टरेट अनुसंधान करने में सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम से बिम्स्टेक देशों के मत्स्य पालन, समुद्री या समुद्री विज्ञान से जुड़े शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थाओं का भी लाभ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। अब बिम्स्टेक के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे ना। बिम्स्टेक सदस्य देश 24 महीने के कार्यकाल के प्रगति परियोजना 5 मिलियन रुपए तक अनुदान के साथ मिलकर काम करेंगे। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक, ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिम्स्टेक क्या है एक्चुअली में ये बताया गया है, और इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड यानी कि टोटल 7 सदस्य हैं। और इसका गठन 6 जून 1997 को किया गया था। बैंकॉक घोषणा पत्र, ये इंपॉर्टेंट है ना, बैंकॉक घोषणा पत्र आपको याद रखना पड़ेगा, बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, अब बिम्स्टेक है क्या? तो बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म कोई पूछ लिया जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये ऐसा है जो एक एशिया में एक बहुपक्षीय संगठन है ना, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। बिम्स्टेक सदस्य में बांग्लादेश, पहले इसका देशों का नाम जो है ना, पहले देशों के नाम पे होता था पहला लेटर लेके, लेकिन अब जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव के नाम पे इसको बदल दिया गया। तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड भी है। इसका मुख्यालय हम बता दिए। बिम्स्टेक के 7 देशों में से 5 जो है वो जो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ये दक्षिण एशिया में से हैं, और अन्य म्यांमार और थाईलैंड है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में से हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले अंग के रूप में कार्य करता है ये बिम्स्टेक। संगठन के पास मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देशों की सदस्यता है। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिम्स्टेक में कौन सा, एशिया का कौन सा देश है जो शामिल नहीं है बिम्स्टेक में? तो उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और मालदीव भी है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिम्स्टेक के अधिकांश सदस्य बंगाल सागर की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति है, और इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग और ताकत को बढ़ावा देते हैं। यानी कि मतलब कहीं ना कहीं इन देशों से बे ऑफ बंगाल का मतलब तटवर्ती इलाका जुड़ा हुआ है। इसीलिए संगठन के जरिए महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी के से लगे लोग भी जुड़े हुए हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, यानी कि बहुत ही तेजी से विकास करने वाला ऐसा वातावरण
विकास वातावरण को तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, ठीक है, क्षेत्र में समन्वय हित के मामले पर सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी में पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। भारत के लिए यह नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये भारत का दो पॉलिसी है, एक तो है नेबरहुड पॉलिसी और एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये भारत का ईस्ट में ये सब सारे देश हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जितने भी हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कहाँ पे है, तो ईस्ट में है, इसीलिए इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा गया है। और भारत जो है वो नेवर फर्स्ट पॉलिसी लेके चलता है, और ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये इसमें भारत में प्राथमिकताओं में जोड़ा जाता है कि मतलब हमको जितना भी नेबर है उसको देखना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप हम आपको ये सब चीज़ समझा पा रहे होंगे। अगर समझा पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। प्रारंभ में अगर इसका पृष्ठभूमि की बात करें तो 1997 में ये खोला गया था, जिसमें से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड 4 देश ही शामिल थे। और उसके बाद इसको 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसको बनाया गया था, और उस समय इसका नाम था BISTEC, ठीक है। और उसके बाद 1997 के अंत में म्यांमार संगठन में शामिल हो गया, फिर इसका नाम हो गया BIMSEC, ठीक है। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान फिर जुड़ गया, तो फिर इसका नाम हो गया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। 2016 में संगठन लीडर स्ट्रीट आयोजित किया गया था, जिसके बाद अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स नेताओं के सहयोग से आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन दोनों घटनाओं ने बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही बिम्स्टेक सदस्य राज्य के नेताओं को मई 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ समारोह में इसको अतिथि के रूप में आमंत्रण भी किया गया था कि बिम्स्टेक के जितने भी नेता हैं वो अभी हमारे इसमें आ जाइए, है ना। हम लोग अभी मतलब जो क्या बोलते हैं, शपथ समारोह जो होता है उसमें 2019 का इलेक्शन में इस बार देखिए किनको किनको बुलाया जाता है। अब देखिए ये बिम्स्टेक के बारे में सारा चीज़ हमने पहले भी बता दिया। इसमें 7 सदस्य है, कौन कौन सा है ये आप लोग देख लीजिएगा। और 6 जून 1997 याद रखना है, बैंकॉक घोषणा पत्र याद रखना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये सब याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको मैप के थ्रू भी बता दे रहे हैं कि इसमें नेपाल है, भूटान है, और उसके बाद बांग्लादेश है, इंडिया तो है ही, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नेपाल। यहाँ पे थाईलैंड, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक का पहला जो समिट है, पहला जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, तो थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड इज द करंट चेयर। अभी जो अगर बिम्स्टेक की सदस्यता की बात करें कि अभी इसके पास किसके पास चेयरमैनशिप है, तो थाईलैंड के पास है, अभी याद रखिएगा। और ये जो है 22%, वर्ल्ड का 22% पॉपुलेशन जो है वो बिम्स्टेक देशों के पास है, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस बे मतलब लगभग आप सोचिए कि 1/4 जो पूरा वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वो बे ऑफ बंगाल से होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। अगर आपको ये पसंद आता है हमारा ये कंटेंट, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाल ही में उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसने 30 मई को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का टाइटल जो है ये बृहत सोमा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बृहत सोमा, ठीक है। हाल ही में 2024 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का पुरस्कार भारतीय अमेरिकी बृहत सोमा ने जीता है। 30 मई को 12 वर्षीय बृहत सोमा ने ऑक्सन हिल, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्क्रिप्स कप ट्रॉफी और 50,000 अमेरिकन डॉलर चेक इन के साथ क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। बृहत ने टाई ब्रेकर में 29 शब्दों की सही वर्तनी के साथ
फैजान जाकी को 9 अंकों से हराकर ये जीता है। तो किनको हराकर जीता है? तो फैजान जाकी को हराकर जीता है, ये याद रखेगा। इस जीत के बाद सोमा ने 7 फाइनलिस्ट सहित 228 अन्य प्रतियोगियों को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली 28 वर्षीय भारतीय अमेरिकी बन गई है। यहाँ पे एक और भी जीती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले बृहत ने 2022 संयुक्त 193वें स्थान पर और 2023 में 74वें स्थान पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। 2022 में, है ना, तो ऐसा स्थान में था, लेकिन अब जो है ये जीत गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि के अंतिम अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो ये बढ़ा है 8.2%। और सबसे ज़्यादा बढ़त जो देखी गई है वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देखी गई है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, है ना, ये याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है बढ़ोतरी, ठीक है। तो ये Q4 का रिपोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एनएसओ के द्वारा, और भारत की जो जीडीपी है वो इतना 8.2% से बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 7% की तुलना में 2023-24 में 22-23 में 7% और 23-24 में 8.2% बढ़ी है। जनवरी मार्च अवधि में वृद्धि दिसंबर तिमाही में 8.6% की वृद्धि से कम थी। सरकारी व्यय ने विकास को समर्थन देना जारी रखा। चौथी तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 0.9% की बढ़ोतरी हुई है, ये याद रखिए। विनिर्माण, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा में भी वृद्धि हुई है और विकास को समर्थन मिला है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम कुछ डेटा आपके साथ लाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जो डेटा है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर में, जैसे ये प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, तो ये देखिए प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सा जो 4th क्वार्टर है उसको देखिएगा, है ना, हर एक का 4th क्वार्टर ही देखिएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में 1.1 की वृद्धि हुई है, और इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर है जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, तो इसमें 8.1 है, 8.8 है, और टर्शियरी जो सर्विस सेक्टर है वो 6.7 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो ये देखिए 9.9 का इस बार का वृद्धि हुई है 4th क्वार्टर में, है ना, 4th क्वार्टर में, ये याद रखिए। सबसे ज़्यादा ये याद रखेगा। अगर सेक्टर पूछ लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा 2020-21 में जो माइनस में गया था वो था टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है, जो हम लोग कोरोना काल में सर्विसेज नहीं दे पाए थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को विश्व की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल के लिए नामित किया है? तो ये किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। ये याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किया गया है मुकेश अंबानी की कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये जो टाइम्स है, टाइम्स मैगजीन, ये टाइम्स 100 सूची में रिलायंस को दूसरी उपस्थिति है। ये दूसरी बार रिलायंस को टाइम्स का मैगजीन में जगह मिला है। रिलायंस को टाइम्स श्रेणी में मान्यता मिली है। यह भारत और उसके शहर के क्षेत्रों में इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करता है। रिलायंस एकमात्र भारतीय कंपनी है जिसे इस सूची में 2 बार शामिल किया गया है, ठीक है। ये वाला लाइन से ना एक क्वेश्चन बनने का तैयार, मतलब आप तैयार करके रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन कि एकमात्र कंपनी बताइए जो इसको टाइम्स मैगजीन में 2 बार जगह मिला है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये याद रखिएगा। जियो प्लेटफॉर्म को 2021 में शुरुआती टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में सूची में मिला था, जियो को मिला था। टाइम्स ने इसे भारत का रथ बताया है। टाइम के अनुसार यह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है जिसका बाजार पूंजी $200 मिलियन से अधिक है, ये याद रखिएगा, $200 मिलियन से अधिक है, यानी कि मार्केट कैपिटल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रिलायंस के अलावा टाइम्स पत्रिका 2024 की विश्व की 100 प्रभावशाली कंपनियों की प्रतिष्ठित सूची में टाइटंस श्रेणी में टाटा समूह और पायनियर्स श्रेणी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है।
तो अगर टाइटन्स श्रेणी में देखा जाए तो टाटा ग्रुप्स है, और पाइनियर श्रेणी में देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, और यही कोविशील्ड बनाया था, ये याद रखिएगा कोरोना का। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन निर्माण में अग्रणी काम के लिए जाना जाता है। टाइम्स ऑफ सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची 2024 में चौथा वार्षिक संस्करण है, ये याद रखिएगा। और यह वैश्विक स्तर पर असाधारण प्रभाव डालने वाले व्यवसायों का जश्न मनाता है। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा कौन कौन काम किया उसका ये जश्न मनाता है, ये तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? तो ये जो कोची में संपन्न हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अंटार्कटिक संधि, ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखिए अंटार्कटिक संधि ये 30 मई को कोची में इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण और 26वीं समिति CEP 26वीं कोची केरल में संपन्न हुई है। 20 मई को शुरू हुई इस बैठक में 56 देशों से 400 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। उन्होंने विज्ञान, नीति, शासन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन प्रबंधन सहित अंटार्कटिक क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुआ इसमें। ठीक है, बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो ये कोची केरल में हुआ था। बैठक में वसुधैव कुटुंबकम विषय पर केंद्रित था। आपको मालूम होगा कि ये G20 का सम्मेलन में भी हम लोग इसको बहुत फोकस किए थे, हाईलाइट, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, जिसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, जो आर्कटिक संधि से शांति, विज्ञान और सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को दर्शाता है। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने अंटार्कटिक संधि 1959 और मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक नया अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री-2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा भी की, यानी कि अंटार्कटिक में एक नया अनुसंधान केंद्र, उसका नाम होगा मैत्री-2। ये वहाँ पे किरण रिजिजू के द्वारा अनाउंस किया गया कि मैत्री-2 हम लोग शुरू करेंगे अंटार्कटिक में। ठीक है, CEP 26 समुद्री बर्फ में बदलाव, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्राट पेंगुइन संरक्षण और पर्यावरण निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाने जैसे मुद्दे पर केंद्रित था। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा ये मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किससे सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है? तो FDI, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये याद रखे, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ज़्यादा भारत को प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले सऊदी अरब से भी आता था, UAE से आता था, कतर से भी आता था, लेकिन इस बार जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका से नहीं आके किससे आया है? सिंगापुर से आया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि 2023-24 में सिंगापुर से FDI जो है 31.55% से घटकर $11.77 मिलियन हो गया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत में FDI प्रभाव से लगभग 3.5% की गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मॉरिशस, सिंगापुर, US, UK, UAE, कैमोन, आइसलैंड, जर्मनी और साइप्रस जैसे देशों से FDI इक्विटी प्रवाह में गिरावट आई है। यानी कि इन देशों से बहुत अच्छा हमारा FDI आता था, लेकिन इस बार गिरावट दर्ज की गई है 3.5% की। नीदरलैंड और जापान से निवेश बढ़ा है। हमारे देश में नीदरलैंड से और जापान से निवेश जो है वो बढ़ा है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2018-19 में भारत के लिए FDI निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है सिंगापुर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2017-18 में भारत का सबसे बड़ा FDI मॉरिशस से मिला था। ठीक है, इसी प्रकार से कौन कहाँ से मिला है वो बता दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 23-24 में ये घटकर इतना मिलियन हो गया है, जो कि यहाँ से आया है, क्या बोलते हैं, सॉरी एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका मॉरिशस और यह सिंगापुर से आया है। ठीक है, सिंगापुर से आया है। ठीक है, चलिए, भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त होगा। ठीक है, और मॉरिशस दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, ये सरकारी डेटा बताता है।
अगर सेकंड आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड मॉरिशस है, पहला सिंगापुर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, सिंगापुर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने हीरा उत्पादन के लिए एक सुपरफास्ट विधि विकसित की है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने हीरा उत्पादन के लिए सुपरफास्ट विधि यानी कि सुपरफास्ट मेथड को बनाया है? वह है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया एक बार कल भी चर्चा में था, हम लोग कल भी बताए थे कि दक्षिण कोरिया का जो है वो नया स्पेस एजेंसी भी ओपन किया है, न्यू स्पेस एजेंसी, ठीक है, न्यू स्पेस एजेंसी, ये याद रखिएगा, जो कि उसके द्वारा शुरू किया गया है और यहाँ पे ये दक्षिण कोरिया के द्वारा ही किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो सियोल है और यहाँ पे दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है, राष्ट्रपति यू शुक योल है और यहाँ दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री हान डाक शू है, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दक्षिण कोरिया के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप यूपीएससी का या बीपीएससी का एग्जाम्स दे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।